अभी बहुत सारे लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, बट एनी हाउ लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर वीडियो। बेटा पिछली बार हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स, इसके ऊपर हमने टाइप्स पढ़ने की करी थी कोशिश। ठीक है बेटे, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स on the basis of constituent particles, constituent particles। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। जैसे बेटा पिछली बार व्हाट यू डिड, पिछली बार आपने किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, और अभी हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, कि किन किन पार्टिकल से मिलके हमारे पास सॉलिड बनता है। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे, इसको अगर हम बांटने लगे तो हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के सॉलिड्स हुआ करते हैं बेटा। वी हैव 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स विद अस। ठीक, और वो 4 टाइप सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, बेस्ड ऑन कि किस किस चीज से ये मिलके बना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो 4 तरह के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड हम अपने सॉलिड्स को बांटेंगे, सबसे पहली तरह के होते हैं जिसको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड्स। सबसे पहली तरह के होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है जी, अब आयनिक सॉलिड जो होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स ऑब्वियसली कौन से होंगे, आयंस होंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। दूसरे होंगे जिसको बोलते हैं कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे होते हैं जिनको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। ठीक, और चौथे हमारे पास होते हैं जिनको बेटा हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बेटे ये 4 तरह के हमारे पास सॉलिड हैं, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, एंड वी हैव मॉलिक्यूलर सॉलिड्स विद अस। तो ये 4 तरह के सॉलिड्स हम पाते हैं बेटा, आयनिक, कोवलेंट, नेटवर्किंग सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। देखो बेटा, आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स, आयनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक, आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स आर आयंस, कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है जी, आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल आयंस होंगे, तभी तो आयनिक सॉलिड बोला। ठीक, और आयंस के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किस तरह की फोर्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सी फोर्स पाई जाती है बेटा, बेटा पाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो फोर्सेस होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक, इसको हम दोबारा बताएंगे आगे जब इसका डिटेल करना शुरू करेंगे। ठीक, वहीं पर अगर मैं कोवलेंट सॉलिड्स की बात करता हूं, पहली बात बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर बॉन्ड्स होते हैं बच्चे। ठीक, देखो क्या था, अगर मैं तुम्हारे से पूछता हूं दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस बताओ, चलो आंसर दो बेटा। नाउ गिव मी द आंसर इन रिटन। यस, दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस। यस यस बोलो फटाफट श्रेया, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलिए। डायमंड। आप लोगों ने लिखा डायमंड, अरे मेरे पढ़ने वाले बच्चों ने भी डायमंड लिखा, नहीं गलत, तुम भूल गए हो, तुम्हारे दांत तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, डायमंड इज नॉट द हार्डेस्ट वन। ठीक, यस, डायमंड हार्डेस्ट नहीं होता बेटा। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस आज की डेट में होता है B4C, याद करो भाई, या फिर
B4C3, या तो B4C या B4C3, इसको नॉर्बिया या नॉर्बाइड बोला जाता है। दिस कॉल्ड इज नॉर्बिया और नॉर्बाइड। ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सर हमें तो डायमंड पढ़ाया गया था, पर डायमंड बेटा हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस है। दिस इज सिंथेटिक, दिस वन इज सिंथेटिक। डायमंड जो होगा वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होगा। डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड एक हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, बट कैसा? नेचुरली, नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। समझ में आई बात? अगर हम वैसे बात करें तो B4C3 या B4C, ठीक, ये नॉर्बिया है नॉर्बाइड, दिस इज एक्चुअली द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक। बट अगर हम ये बात करें कि हमारे पास नेचुरली सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, तो नेचुरली सबसे हार्डेस्ट डायमंड है। बेटा भले ही हमारे पास ये हो, भले ही हार्डेस्ट ये हो, बोथ आर कोवलेंट, बोथ आर कोवलेंट। अब एक बात मेरे को बता दो बेटा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? क्विकली आंसर लिखना। आयनिक बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर और कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। यस आशीष, वेरी गुड। यस अक्षत, एंजल, वैभव, वेरी गुड। रिवेश, सोनम, वेरी गुड। अनीश, अनिकेत, यस। आयनिक सॉलिड्स यानी आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए। पर बेटा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग आयनिक है, लेकिन दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस B4C3 या डायमंड, दोनों कोवलेंट है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हार्डेस्ट बॉन्ड तो आयनिक है, हार्डेस्ट बॉन्ड तो आयनिक है, बट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस कौन सा है? वो कोवलेंट है। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा, कोवलेंट सॉलिड सिर्फ तभी बन सकता है अगर वो नेटवर्किंग हो। कोवलेंट सॉलिड सिर्फ तभी बन सकता है अगर उसमें नेटवर्किंग हो। अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो कोवलेंट कभी भी सॉलिड नहीं बनता, ठीक। कोवलेंट सॉलिड सिर्फ तभी बन सकता है अगर नेटवर्किंग हो, और अगर नेटवर्किंग हुई तो बेटा एक साथ बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो भले ही वो बॉन्ड वीक हो, बट क्योंकि एक साथ हमें बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होंगे ना बेटा, इस वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि वो हार्डेस्ट हो जाएगा। एक केमिस्ट मरने वाला था बेटा, उसके दो बेटे थे, बहुत लड़ाई करते थे आपस में। केमिस्ट को बहुत चिंता थी। मरने से पहले उसने दोनों बच्चों को बुलाया, पूछा, बोला बेटा बताओ आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि कोवलेंट? बोला जी आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बोला दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंसेस बताओ। बोला सर सारे कोवलेंट। अगर सारे कोवलेंट है तो फिर उसने बताया, केमिस्ट ने, इसका मतलब देखो हार्डेस्ट बॉन्ड हमारे पास कौन सा था? आयनिक, लेकिन दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस कोवलेंट, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने होंगे, आयनिक तो एक ही तोड़ना होगा, और कोवलेंट में बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने होंगे, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड का कोवलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कह के कि केमिस्ट मर गया, पर उसके बच्चे उसका लड़ना छोड़ दिए, है ना। स्टोरी नहीं हो गई ना भाई। तो उसी तरह से कोवलेंट जो है बेटा वो नेटवर्किंग, कोवलेंट जो है वो नेटवर्किंग हो गए तभी सॉलिड होंगे, एक बात, और इसलिए वो हार्डेस्ट हो जाते हैं। अब कोवलेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स होते बेटा, कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स कोवलेंट के, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स कोवलेंट के बेटे हमारे पास होते हैं एटम्स। कौन से होते हैं? एटम्स। और एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड की नेटवर्किंग होती है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे नेटवर्किंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होती है। नेटवर्किंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स की नेटवर्किंग इसमें हुआ करती है। ठीक है जी बच्चा। अब आ जाओ मेटालिक सॉलिड्स किसको बोलते हैं। हालांकि मैं सारे दोबारा डिफाइन करूंगा पूरे पूरे, बट अभी पहले इसको थोड़ा कंपेयर कर लें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। अब अगली बात आ जाओ मेटालिक सॉलिड। बेटा मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स क्या होंगे? बेटा इसके कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल जो मेटालिक सॉलिड के होंगे, कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स
बेटा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होंगे मेटालिक सॉलिड के, वो होंगे आर पॉजिटिवली चार्ज कैर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कैर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज कैर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो बच्चे तो मेरे पास पढ़े हैं, आई एम वेरी श्योर कि उनको कैर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन पता होता है। जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े हैं, डोंट यू वरी, अभी बेटा मैं जब मेटालिक सॉलिड की डिटेल करवाऊंगा तो आपको कैर्नल बताऊंगा क्या होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोर्सेस कैसे इसमें बनती है, वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा बेटा। फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज कैर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक, जो फोर्सेस होती है मेटालिक सॉलिड्स में, वो मेटालिक सॉलिड की फोर्सेस जो होती हैं, दे आर कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्सेस, दे आर कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्सेस। याद रखना, लॉरेंस फोर्सेस मेटालिक बॉन्ड का अंग्रेजी नाम है ना भाई। लॉरेंस फोर्सेस मेटालिक बॉन्ड एक ही बात होती है, उल्लू बना दिया जाता है, बात अलग अलग है। ये मेटालिक बॉन्ड्स ही कहते हैं इनको, तो मेटालिक बॉन्ड बोल लो या लॉरेंस फोर्सेस बोलो। अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लिखनी है तो लॉरेंस फोर्सेस लिख देना, बट स्कूल में लिखना तो मेटालिक बॉन्ड लिखना मत भूलना, स्कूल वालों की अंग्रेजी कम भी हो सकती है ना बेटा। चलिए, इसी तरह से चौथी तरह के सॉलिड जो हमारे पास आते हैं, विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जिसे नाम क्लियर कर रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन से होंगे। बोलो सर, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वो सर मॉलिक्यूल्स होंगे, आर मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वैंडरवॉल्स फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होती हैं। तो ऐसे करके वी हैव चार तरह के सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल साथ में सामने सामने लिखे हैं तुम्हारे, तो उम्मीद करता हूं कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल तो सारे समझ में आ ही रहे हैं हमें, तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको एक एक को पकड़ते हैं और एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आयनिक सॉलिड्स, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है कि आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या होंगे। कहा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आयंस होंगे, आयंस होंगे। दूसरी बात, आयंस तो होंगे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, लेकिन उसके बीच में फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। देखो बच्चे लोग, हम ना 2 वर्ल्ड्स में जीते हैं, एक वर्ल्ड क्लासिकल वर्ल्ड। अब क्लासिकल वर्ल्ड कौन सा होता है, जिसमें मैं और आप हैं, बड़े बड़े लोग हैं, है ना भाई। मतलब क्लासिकल वर्ल्ड होता है बेटे जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल वर्ल्ड। और एक होता है बेटा क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे। क्वांटम वर्ल्ड इज बिलो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक। यानी जहां माइक्रोस्कोपिक चीजें बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम वर्ल्ड, जहां मैक्रोस्कोपिक बात होती है वहां बोलते हैं हम क्लासिकल वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिक बात है कि जो आपका क्वांटम वर्ल्ड है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती न्यूक्लियर फोर्स। यानी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होगी, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो एक बात क्लियर,
कि आयनिक सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, ठीक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन कई लोग इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी घुसेड़ देते हैं। अरे बॉइलिंग तो प्रॉपर्टी किसकी है, लिक्विड की है, बट एनी हाउ दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेटालिक बॉन्ड्स आर रादर आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसा कि बेटे आप अभी +2 में फिजिक्स पढ़ना शुरू किए होंगे ना, है ना, तो पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इलेक्ट्रोस्टैट का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कूलम्स लॉ, है ना बेटा। अब कूलम्स लॉ को सर ने पढ़ाया, बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो ऐसे ही पढ़ाया ना, बोला जितना ज्यादा चार्जेस होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, ठीक, और जितना ज्यादा हमारे पास साइज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। इसलिए अगर इसमें आपस में कंपेयर करना पड़ जाए, अगर इसमें आपस में कंपेयर करना पड़ जाए तो पहले तो देखेंगे चार्जेस। अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना पड़ जाए तो पहले क्या देखेंगे, चार्जेस। मोर आर द चार्जेस, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर विल बी दी मेल्टिंग पॉइंट, है ना मेरे बच्चे। जैसे कल को मैं बोलूं एक है मेरे पास KCl, दूसरा है CaCl2, ठीक, तीसरा है मान लो AlN या AlCl3, ठीक, रादर AlCl3 थोड़ा कोवलेंट कंपाउंड में चला जाता है, हम AlN लिख देते हैं, ठीक, या Al2SO4 लिख दो, व्हाटएवर, ठीक, व्हाटएवर। आप क्लोराइड ले रहे हो तो सारे क्लोराइड ले लो जी। तो यहां चार्ज बेटे +1, यहां चार्ज +2, यहां चार्ज +3। तो बेटा चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो क्या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। वहीं पर अगर चार्जेस बराबर हो तो क्या देखेंगे, साइज। चार्जेस बराबर हो तो क्या देखेंगे, साइज। जैसे बेटे अगर मेरे पास कल को आ जाए NaCl, KCl, ठीक, RbCl, CsCl, ये आ गया जी। अब इसमें भी हमारे पास चार्ज कितना, +1, यहां -1, +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्जेस बराबर, चार्जेस बराबर है तो साइज देखने का ना। अब साइज किस में देखेंगे मेरे भाई, साइज सोडियम का छोटा, पोटेशियम का बड़ा। जितना छोटा साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो सकता है। इसलिए यहां मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज्यादा देन KCl, which is ज्यादा देन RbCl, which is ज्यादा देन CsCl। हालांकि इसमें कई ग्लिचेस होते हैं जो धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको, ठीक। ये तो एक जर्नल ऑर्डर आ गया, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दैट आल्सो, ठीक, जो टाइम के साथ आपको समझ में आएंगे, ठीक। अभी हम जर्नल ट्रेंड पढ़े हैं, तो जर्नल ट्रेंड में अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना होगा तो पहले हम चार्जेस देख लेंगे। जहां चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और वहां बेटे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, करिएगा खुद और मेरे को दीजिएगा आंसर। एक है NaCl, दूसरा है NGO और तीसरा AlN। अब फटाफट से बताना है इसमें मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहेगा। यस, फटाफट से लिख के बताना मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहेगा। जल्दी लिखिएगा अपनी अपनी चैट पे क्विकली। शाबाश अनिकेत, शाबाश उत्कर्ष, दक्ष, गुड बेटा। और भी बोलो, चलो शाबाश जल्दी। आशीष गलत हो गया मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान कर। नंदनी, हाँ ठीक है नंदनी, ठीक है ठीक है ठीक है, ईशान भी ठीक है, सुहानी वेरी गुड। देखो बेटा यहां पे +1, यहां पे -1, यहां +2, यहां -2, यहां +3, यहां -3। तो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा
तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहेगा। तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालते भव्या बेटा देख लो, अभी ठीक कर लो मेरे बच्चे। मोर आर द चार्जेस, पहले चार्जेस देखो, और अगर चार्जेस बराबर हो तब साइज पे जाना, पहले साइज पे नहीं जाना, पहले चार्जेस पे जाना, ठीक। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square. Got it or not? Yes or no? Quickly yes लिखिए अगर आ गया, और नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछिए। चलिए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लिखना सभी ने है, यस नो है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और साथ में एक अंगूठा जैसा भी बना होगा, सिर्फ वही दबा दो चलेगा, ठीक। ओके, तो मैक्सिमम को, अच्छा अनीस जी को समझ में आया। अनीस जी, आपको पहली क्लास में मैसेज बहुत किया, क्या पूछना चाह रहे हो मेरे भाई, बोलो जरा। सर एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि आज क्लास वो ऑनलाइन है, तो मैं पहले इंस्टीट्यूट गया हुआ था, तो अभी भी घर ही आया हूँ वापस, तो मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, ये नहीं समझ में आया, ये तो इंस्टीट्यूट से घर आने में क्या हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है दोस्त। चल एनी हाउ, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, गिव मी अ ब्रॉड स्माइल, ठीक। आपने सिर्फ क्या देखना है, चार्जेस देखने, ठीक है पुत्र। तो चार्जेस मेरे पास ये +3 और ये -3, ठीक है। अनिल जी, 2 क्लासेस ऑफलाइन है बेटा, 1 क्लास ऑनलाइन है। 2 क्लासेस ऑफलाइन, 1 क्लास ऑनलाइन। सिर्फ थर्सडे की क्लास ऑनलाइन है, बाकी सारी क्लासेस ऑफलाइन है। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा भी लूंगा वो भी ऑफलाइन लूंगा, ताकि आपके प्रॉब्लम्स डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो एनी हाउ, यहां पे पहले आप क्या देखेंगे, चार्जेस। तो मोर आर चार्जेस, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट। जितने चार्जेस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम, और उतना ही बेटा मेल्टिंग पॉइंट कम। बोल समझ में आया कि नहीं, यस लिख फटाफट, जल्दी कर जल्दी, शाबाश। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, सो दे विल बी हार्ड, दे आर हार्ड, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, हार्ड बट ब्रिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड बट ब्रिटल। आयनिक सॉलिड्स हार्ड हैं बट ब्रिटल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, हार्ड और ब्रिटल। कोई चीज जितनी हार्ड होती ना उतनी ब्रिटल होती। ग्लास देखा है ना, कभी ग्लास में चाय पी होगी है ना, उस ग्लास को ऐसे पकड़ के तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ देंगे, बोलो सर मैं तोड़ दूंगा, फिल्मी हीरो क्या है, नहीं टूटेगा, कोशिश कर लेना, ठीक। नहीं करना, हाथ टूट जाएगा, हाथ पे लग जाएगी है ना, और बोलेंगे भाई, घर वाले बोलेंगे सर ने क्या बता दिया। बेटा वो ग्लास ऐसे नहीं टूटेगा, बट उसको नीचे फेंकोगे तड़क करके टूट जाए। सो इट इज हार्ड बट ब्रिटल। अब क्वेश्चन ये आता है, एक चीज हार्ड है तो ब्रिटल क्यों है, या ये आयनिक चीज हार्ड है तो फिर ब्रिटल क्यों है। तो समझते हैं जरा इसको। मान लो मेरे पास एक Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव, और यहाँ पे Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, ऐसे करके मेरे बच्चों हमारे पास ये है, ठीक। ये एक आयनिक सॉलिड है, ये एक आयनिक सॉलिड का मेरे पास क्रिस्टल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इसको नीचे फेंका। जब इसको फेंकेंगे तो ये शैटर होगा कि नहीं होगा, जब ये शैटर होगा तो ये सोडियम यहां आ जाएगा, यानी ये लेयर आगे को डिस्प्लेस हो सकती थोड़ी सी। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव के पास आ जाएंगे, उनमें आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन। तो जब हम किसी आयनिक सॉलिड को फेंकते हैं, उनकी लेयर्स में शैटरिंग की वजह से लाइक चार्जेस पास आ जाते हैं, और अगर लाइक चार्जेस पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। अगर उनमें रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई कि उनके अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाए तो वो टूट जाते हैं, इसलिए वो ब्रिटल हो जाते हैं। तो क्या बोला कि जब भी उसको शैटर किया, किसी आयनिक सॉलिड को शैटर किया, तो लाइक चार्जेस पास आ जाने से उनमें रिपल्शन आ जाती है, और जब लाइक चार्जेस पास आते हैं उसमें रिपल्शन आ जाती है। उस रिपल्शन के चलते, लाइक चार्जेस पास आना और उसके रिपल्शन के चलते हमारे पास क्या होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ
अगर repulsion forces is more than that of attraction forces, so what happens, वो चीज shatter कर जाएगी, टूट जाएगी. That is why ionic solids are hard yet they are brittle. फटाफट से बोलो yes or no, समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलने का. शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक, ओके. सो नेक्स्ट बात देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस और मोल्टन फॉर्म. दे आर बैड कंडक्टर in their solid form. जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है, they are bad conductor in their solid phase but work as electrolytes. Now what are electrolytes? Which conduct electricity in their molten or aqueous phase. ठीक है जी. Ionic solids are bad conductor when they are in their solid form but becomes good conductor when they, you can say, are molten down or they are changed into aqueous forms. यानी उसको aqueous form में change कर दें या उसको melt कर दें तो बेटा वो good conductor हो जाते हैं. Then they become good conductor. Got it? Now why is it so? ऐसा क्यों होता है? ठीक, देखो बेटे, अगर हम बोले करंट को कैरी करने के लिए दुनिया में दो चीजें बनी है. करंट को कैरी करने के लिए दुनिया में सिर्फ दो चीजें बनी है और वो दो चीजें क्या है? नंबर वन, पहली चीज जो करंट को कैरी कर सकती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट कैरी होता है, ये पहली चीज होती है. और दूसरी चीज होती है आयंस. अब यहां इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और सॉलिड फेज में बेटे आयंस भी फ्री नहीं है. सॉलिड फेज में आयंस भी फ्री नहीं है. तो सॉलिड फेज में ना आयन है ना इलेक्ट्रॉन है, कोई भी फ्री नहीं है. इस वजह से दे आर बैड कंडक्टर्स. बट अगर मैं इनको मेल्ट कर देता हूं, मेल्ट करके आयन अलग अलग हो जाएंगे, या इनको वाटर में डाल देता हूं, दे ब्रेक अप इनटू देयर आयंस. सो व्हेन ये आयंस में टूट जाते हैं, देयर आयंस स्टार्ट्स मूविंग and because of the movement of ions they become good conductors. Got it or not? ठीक, बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कहा कि दे आर बैड कंडक्टर इन द सॉलिड फेज, क्योंकि सॉलिड फेज में आयंस एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे. दे कैन नॉट मूव एंड इफ दे कैन नॉट मूव दे आर बैड कंडक्टर्स. बट जब कभी इसको मेल्ट करते हैं या इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, इनके आयन सेपरेट हो जाते हैं. जब इनके आयन सेपरेट हो जाते हैं तो आयंस कैन रेडिली मूव और उस मूवमेंट की वजह से दे स्टार्ट कंडक्टिंग. हेंस दे आर गुड कंडक्टर इन देयर मोल्टन और इन देयर एक्वस फॉर्म्स. बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? तो आयनिक सॉलिड्स की ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, कि आयनिक सॉलिड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हार्ड बट ब्रिटल, बैड कंडक्टर इन द सॉलिड फेज बट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और एक्वस फेज. ठीक है जी. आयनिक सॉलिड के एग्जांपल, दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल हो सकते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड. आयनिक कंपाउंड होते ही सॉलिड है मेरे बच्चों. ठीक, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते ही सॉलिड हैं. क्लियर? इससे पिछली स्लाइड दिखा सकते हो आप प्लीज? यस, क्यों नहीं दिखा सकते? अपन इससे पिछली भी दिखा सकते हैं और उससे पिछली भी दिखा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. स्क्रीनशॉट खींच, मजे ले. ओके, डन भाई.
अब चलिए आयनिक सॉलिड से अगली बात करते हैं। ठीक है जी, आयनिक सॉलिड से अगली बात हमारे पास थी कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड। ठीक, तो अगली कहानी हमारे पास आ जाएगी कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स। कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें आपस में नेटवर्क भी होगा। ठीक है जी, देखो कोवेलेंट हमेशा या तो गैसियस होते हैं, कोई कोई लिक्विड भी होता है, पर ज्यादातर गैसियस होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। बट इफ दे फॉर्म नेटवर्क दे बिकम सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जब ही हो सकते जब वो नेटवर्क बनाते हैं, दिमाग में डाल लें। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स हमने बोला कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स आर एटम्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम्स होते हैं, और एटम में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। एटम की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एटम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं भैया, और वो भी नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, देन दे बिकम सॉलिड। नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क हमारे पास होता है, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। ठीक, अब बेटे अभी आपको होता है नेटवर्क हो जाने की वजह से अगर हमें इसको मेल्ट करना है तो बेटे क्या होगा, वी हैव टू, वीडियो इज नॉट क्लियर, माधवी कह रहे हैं वीडियो इज नॉट क्लियर। हम ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें नेटवर्किंग होती है, और जब भी नेटवर्किंग होती है तो बिकॉज एक साथ बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ते हैं, एक साथ बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ते हैं, और क्योंकि एक साथ बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं तो बेटे होता क्या है, होता ये है कि अगर एक साथ बहुत सारे बॉन्ड तोड़ोगे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए दे बिकम हार्ड, दे आर हार्ड एंड रिजिड, दे आर हार्ड and rigid having high melting points। ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। बेटा जैसे अपन ने आयनिक सॉलिड्स में पढ़ा था, दे आर हार्ड बट ब्रिटल, क्योंकि उसमें लाइट चार्जेस इकट्ठे आ सकते थे, पर ये ब्रिटल नहीं है यार। क्या डायमंड को नीचे गिराओ टूटेगा? और ये हार्ड ही इतना ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी हार्ड। तो इसकी शैटरिंग की वजह से भी बॉन्ड्स आसानी से टूटते नहीं, तो ये इतने ब्रिटल नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, बिकॉज वेरी हाई क्यों है मेल्टिंग पॉइंट? द सिंपल थिंग, देयर इज अ नेटवर्क। बट बेटा जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, और केमिस्ट्री में जब तक मिस्ट्री नहीं तब तक वो केमिस्ट्री नहीं है ना भाई। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। हम बोले दे आर हार्ड, रिजिड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद करो मेरे बच्चों जरा थोड़ा सा, ग्रेफाइट कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड है, ग्रेफाइट कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड है, बट ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, बट ये सॉफ्ट होता है। क्यों बेटा? ग्रेफाइट हैव अ लेयर स्ट्रक्चर, दिस हैव अ लेयर स्ट्रक्चर, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, दिस हैव अ लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर होती है, और लेयर्स के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेयर्स के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो जब हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो वन लेयर स्लिप्स ओवर अदर, दैट मेक्स इट सॉफ्ट। इसका लेयर स्ट्रक्चर जो है
वो इसको सॉफ्ट बना देता है। अदरवाइज नेटवर्किंग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा हाई ही है, नेटवर्किंग है तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई ही है, ठीक। बट बिकॉज ऑफ लेयर स्ट्रक्चर, इसकी दो लेयर्स के बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इस वजह से बेटे हम ये बोल देते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, भले ही वो कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगली बात देखो बेटा, इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम्स हैं, तो एटम्स में ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पर और ना आयंस फ्री होंगे, सो दे आर बैड कंडक्टर ओनली, दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। बट if polar covalent networking are there, polar covalent networking solids may act as potential electrolytes। पहली बात ये बैड कंडक्टर है, पहली बात ये बैड कंडक्टर है। बट अगर कोई पोलर कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड है तो वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। सर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट सुना था सर, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी सुना था सर, सर ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो बेटा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस फॉर्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस फॉर्म, जो अपनी मोल्टन और एक्वस फॉर्म में करंट को कैरी करता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पर बेटे एक होता पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर इम्प्योर फॉर्म, यानी वो मोल्टन में भी करंट को कैरी नहीं करता और सॉलिड में तो करता ही नहीं, मोल्टन में भी नहीं करता, सिर्फ एक्वस फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में करंट को कैरी करता है। तो अगर पोलर नेटवर्किंग होते ना, पोलर कोवलेंट नेटवर्किंग होते हैं, तो वो पहली बात मेल्ट भी करेंगे तब भी उससे आयंस नहीं मिलेंगे या इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो वो करंट कैरी नहीं करेंगे। बट जब उसको किसमें डाल देंगे बेटा? वाटर में, इसमें डाल देंगे वाटर में। अगर वो टूट सके, अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बन सके, तो फिर वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी के चलते, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वो आयन बन सकते हैं और तब वो करंट को कैरी भी कर सकते हैं। यहां मैंने शब्द यूज किया मे, शब्द क्या यूज किया? मे का मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक, डिपेंड करता है, ठीक। दे आर बैड कंडक्टर इन देयर सॉलिड फॉर्म but may work as potential electrolyte which can conduct electricity in their impure forms like in water etc. because in that, because of hydration energy, they may ionize and ions can be formed, so they can carry current in their impure forms. But again, graphite is an exception again. Graphite is an exception. ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। आपको पता है ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में करंट को कैरी करता है, ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में करंट को कैरी करता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है बेटा उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। याद करो +1 में आपको मैंने भेजा था लेक्चर, ठीक, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, उसमें ग्रेफाइट में बताया गया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, एंड दैट इज द कॉज ऑफ कंडक्टिव, यू कैन से कंडक्शन, दैट इज द कॉज ऑफ कंडक्शन। तो बेटे ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट कैरीज करंट, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगी, अदरवाइज दे आर बैड कंडक्टर। तो बेटा फटाफट से बोलो, क्या कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स की सारी बातें समझ में आई?
एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं अपन। एग्जाम्पल हो गया डायमंड, एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज। ठीक, क्वार्ट्ज जो होता है 3 डायमेंशनल सिलिका होता है, SiO2। ठीक, इसी तरह से SiC लिख सकते हो, इसी तरह से B4C3 लिख सकते हो, ठीक, या B4C लिख सकते हो। ये सारे हमारे पास नेटवर्किंग सॉलिड होते हैं। अब फटाफट से बोलिए, क्या कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स के बारे में समझ में आए? यस और नो, क्विकली सारे बच्चे फटाफट से यस और नो लिखेंगे, नहीं तो अपना बड़े वाला अंगूठा खड़ा करेंगे। यस, जैसे एंजल ने बड़े सारे अंगूठे खड़े किए हैं। यस रिवेश, थैंक यू बेटा। गुड माधवी, कशिश, नकिता वेरी गुड, कीर्ति गुड, सोहेल थैंक यू। सर you told us to search why quartz is written। ओहो, अनिकेत जी का क्वेश्चन आ गया है, और वही क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार क्लास में दिया था। और मजे की बात बताऊं, एंजल इज द स्टूडेंट जिसने मेरे को आंसर भेजा है, और बिल्कुल सही है। एंजल तुमने भेजा था ना बेटा? एंजल आपने भेजा था ना बेटा मेरे को आंसर? हाँ बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। सो ये नेक्स्ट क्लास में जब वहां आऊंगा ना तो समझाऊंगा, है ना, फेस टू फेस। और अनिकेत ने बोला मेरे को भी आ गया, वेरी वेल डन। जो ढूंढता है वो पाता है, ठीक। तो वो मैं अगली क्लास में आपको वहां आकर के बिल्कुल फेस टू फेस बताऊंगा कि हर घड़ी के ऊपर क्वार्ट्स क्यों लिखा रहता है, हर घड़ी के ऊपर क्वार्ट्स क्यों लिखा रहता है, ठीक। और अगर तुम्हें आ गया है, इट्स वेरी वेल डन। आप ही से पूछेंगे, आप ही से बच्चों को सबको क्लियर करवाएंगे वहां पर। एंड थैंक्स लॉट फॉर सर्चिंग, ठीक। एनी हाउ, तो हमें कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा आगे, तीसरी तरह का सॉलिड पढ़ने की करते हैं कोशिश। सर वीडियो पॉज हो रहा है? हाँ जी, नहीं होगा बेटा, अब टेंशन नहीं लेने का, नहीं होगा, कोई पॉज नहीं होगा, होने नहीं दूंगा मैं इसको, ठीक। वो कोई बात नहीं। देखो बेटा, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि 100% क्लासेस ऑफलाइन। आई एम ट्राइंग कि 100% क्लासेस ऑफलाइन, ठीक। बस थोड़े दिन वेट कर लो, कोशिश करूंगा कि आपको 100% ऑफलाइन पढ़ाऊं, ठीक। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक। नहीं कशिश, तुम्हारी तो ऑनलाइन रहनी रहनी ना। जिन बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उनका तो ऑनलाइन ही रहना है, वो टेंशन नहीं है, ठीक। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते, मैं उनकी बात करूं। कई बच्चे, अब सुहानी है, वो शिमलस थोड़ी आ जाएगी, क्यों जी? तो सुहानी जी भी ऑनलाइन ही पढ़ेंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास। यक्षित है, यक्षित आज आया नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक। तो डोंट वरी, ओके। कैमरा बेटा, कैमरा वैसे ही चेंज हो रहा है, डोंट वरी, एक दिन की बात है सिर्फ। कैमरा भी चेंज कर रहा हूं, ठीक। तो सब कुछ हो रहा है, आएंगे आएंगे, ठीक। अरे भाई सबको फायदा देंगे यार, डोंट वरी। इतने घबरा क्यों जाते हो? सर ऑफलाइन में मैं कैसे आऊंगा, मैं क्या करूंगा? अरे नहीं नहीं, घबराना नहीं है, ठीक। आप सभी को सब कुछ देख करके फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। आपका किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थ्रू आउट द सेशन किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक। whatever in which you can say happy, I'll do that. So अब थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स हमारे पास है मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है जी। मेटालिक सॉलिड्स की जहां तक हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मेटालिक सॉलिड्स, बेटा मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएटिंग पार्टिकल्स, मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर positively charged kernels and mobile electrons। तो अब कहानी यहां है कि भाई हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल क्या होता है, ठीक, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी तभी समझ में आई।
इसको समझाने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर Z इज 11। एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है? Z11। अगर इसका Z11 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ठीक, और 2p6, 3s1। यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे। दूसरी शेल में अगर हम ध्यान दें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसी तो लिखते थे ना बेटा, कैसे? 2 8 1, बोलो, इसी तरह से लिखा जाता था कि नहीं? तो अब हमने क्या किया, हमने ये न्यूक्लियस ले लिया बच्चे। ये पहली शेल बना दी मैंने, इसी तरह से ये दूसरी शेल बना दी मैंने, और ये तीसरी शेल बना दी बच्चे। ये 3 शेल्स हैं। अब पहली शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो दूसरी शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। और तीसरी शेल में कितने हैं बेटे? तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों, अगर मैं इस केस में बाहर का शेल छोड़ दूं, ये वैलेंस शेल कहलाएगा। ये वैलेंस शेल, बाहर वाला शेल वैलेंस शेल, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमने। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, वैलेंस शेल को छोड़ दो, वैलेंस शेल को छोड़ दो, अंदर की शेल्स प्लस न्यूक्लियस, अंदर की शेल्स प्लस न्यूक्लियस, दैट फॉर्म्स कर्नल। कर्नल क्या होता है? अंदर की शेल्स अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बाकी अंदर की शेल्स और न्यूक्लियस, ये मिला के कर्नल होता है। और जो आपका वैलेंस शेल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो यानी जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, अंदर के इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, वो कर्नल होता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है सर? देखो बेटा, कर्नल में हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है इसके अंदर, और हमारे प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर, वो ज्यादा है। जैसे यहां पे सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन इस कर्नल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 10। अगर मैं यहां देखता हूं, यहां प्रोटॉन मेरे पास 11 है, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा का पूरा आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 है। तो भैया एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली कर्नल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़ा है हमारे पास, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं सर। ओके, आपने ये बता दिया कर्नल तो ऐसा होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्नल एंड कटायन? कटायन भी पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे। ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, तब तो हमारे पास ये कर्नल होगा। जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन दे दो तो बचा हुआ क्या बनता है? कटायन। जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन दे दो तो बचा हुआ क्या बनता है? कटायन। तो ऐसे पता चलता है बेटा कटायन क्या, और ऐसे पता चलता है कर्नल क्या। अभी फटाफट से यस लिखो, नए बच्चे जिनको नहीं आता था, कि कर्नल और कर्नल समझ में आया कि नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि नहीं? यस, अनुभा का यस आ गया, शाबाश मेरे बच्चे। नेक्स्ट बेटा, भव्या का यस आ गया, वेरी गुड। करण का यस आ गया। सोहेल फटाफट बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? अक्षय तरीके, सोहेल आपसे पूछूंगा बेटा, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड मेरे बच्चे। तो ऐसे ही सुहानी, आपको समझ में आ गया बेटे? ठीक, ठीक है मेरे बच्चों। आयुषी, आर यू हेयरिंग मी एंड यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग यू?
मिस आयुषी, आई थिंक सो, नेटवर्क ब्रेक। हाँ, सो एनी हाउ, तो ये कैर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ओहो आ गया आयुषी का, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कैर्नल हो गए। अब हम बात बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज कैर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो मेटालिक सॉलिड होता कैसे, बनता कैसे, थोड़ा सा वो देखते हैं। देखो बेटा, मेटल का जो मॉडल होता है, मॉडल ऑफ मेटल, मॉडल ऑफ मेटल, जो मेटल का मॉडल होता है उसको बेटे अपन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और या फिर उसको बेटा इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोल देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और या बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। Now, what do you mean by electron C model and what do you mean by electron gas model? See, ये मेरे पास एक कैर्नल है, ये दूसरा कैर्नल है, ये तीसरा कैर्नल है, ये चौथा कैर्नल है, ऐसे ही पांचवा, छठा, सातवां, बड़े सारे कैर्नल ये पड़े हुए हैं। और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, यहां 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 यहां, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का सी है, समुद्र है, और उसके अंदर कैर्नल बिखरे पड़े हुए हैं। समझ में आई बात? सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडल ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। There is a sea of, you can say, electrons. So positively charged kernel, positively charged kernels, kernels are immersed in sea of mobile इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल जो है वो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन में पड़ा हुआ है। अब देखो बेटा, ध्यान देना प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, हुआ क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था तो ये इस कर्नल के साथ दोस्ती बना के रखा था, इस कर्नल के साथ दोस्ती बना के रखा था, इस कर्नल के साथ दोस्ती बना के रखा था। तो इसकी फोर्सेस इन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और कर्नल पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव की होगी। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला मोबाइल है, मोबाइल यानी अपनी जगह पे खड़ा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गया। जब ये यहां मूव करेगा तो ये इस कर्नल को प्रेम पत्र देगा, तो इसके साथ भी अट्रैक्शन बन जाएगी, और दूसरे इसको भी आंख मारेगा तो इसके साथ भी अट्रैक्शन बन जाएगी भाई। ठीक, अब जब ये यहां से यहां मूव करेगा तो भैया इसकी तारीफ करेगा, तो इसके साथ भी क्या होगी, अट्रैक्शन बनेगी। इसके साथ तो पहले से अट्रैक्शन थी। अब जब वो यहां से यहां मूव करेगा तो इस वाले कर्नल को फ्लाइंग किस फेंकेगा, अट्रैक्शन बनेगी, इसको एक लव लेटर देगा, अट्रैक्शन बनेगी। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन सभी कर्नल के साथ अट्रैक्टेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस कर्नल का नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है, और हर एक कर्नल की हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है। यानी हर इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव कर रहा है ना, वो कर्नल को बता रहा है मैं तेरा ही हूं, और कर्नल यही सोच के खुश है सब मेरा है ना भाई। तो कर्नल ये सोच के खुश है हर इलेक्ट्रॉन मेरा है, उसको क्या पता दगेबाज हैं ये सब के सब। ठीक, बट एनी हाउ ये इलेक्ट्रॉन सभी कर्नल के साथ अट्रैक्टेड है, और हर कर्नल हर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है। तो ये जो फोर्सेस बन रही हैं ये फोर्सेस मेटालिक बॉन्ड्स कहलाती हैं। क्विकली बोलिए, मेटालिक बॉन्ड समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, तो ये मेटालिक बॉन्ड ऐसे बनता है। अब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है?
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा कि मेटल की प्रॉपर्टीज तब एक्सप्लेन की जा सकती है अगर मेटल का मॉडल हमें पता, मेटल के बारे में पता हो, तो मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, बेटा ये जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये किस बात पे मेरे बच्चों डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस बात पे डिपेंड करेगी? बेटा इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा डीलोकलाइज हुआ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा डीलोकलाइज हुआ, क्योंकि जितना ये मूव करेगा उतनी ज्यादा फोर्सेस बनाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन depends upon delocalization of mobile electrons। जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे बेटा जी, जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे उतनी ही तो मेटालिक बॉन्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। मोर आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, उतनी फोर्सेस बनेंगी। और ये जो आपका डीलोकलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक, ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, अनपेयर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, सो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मोर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपके साथ डी ब्लॉक लेके चलता हूं। मेरे पास है डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल। ठीक है जी, और निकल के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। ठीक है जी, देखो बेटे स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, इसकी 3d2 4s2, इसमें 3d3 4s2। बेटा क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s1। एक्सेप्शनल होती है ना भाई, 3d5 4s1 एक्सेप्शनल। मैंगनीज की 3d5 4s2, आयरन की 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2। ऐसे ही निकल की 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1 और जिंक की बोलो 3d10 4s2। ठीक है जी, ये कॉन्फ़िगरेशन सर क्यों बता रहे हो? बेटा इससे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ये तो पेड है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, इसमें कितने हुए? 2, इसमें कितने हुए? 3, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 और 1 6, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए भाई। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो बेटे डी सबशेल में हमारे पास ऐसे करके 5 ऑर्बिटल्स होते थे। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते थे। पहले जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन में भर रहे थे, एक ये स्कैंडियम में एक तो अनपेड 1 हो गया, फिर यहां पे 2 हो गए, फिर यहां पे 3 हो गए, यहां हमने 5 भर दिए, 5 ये और एक ये 6 हो गया। अब इधर 5 है, 5 रह गए। जब आयरन की बारी आई तो 6 भरने हैं, तो एक यहां हो गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? यहां पर 4। अब जब 7 होंगे तो एक यहां पे और आ गया,
तो अनपेयर्ड कितने रह गए? 3। निकल में चले जाओ, निकल में एक और भर गया, कितने रह गए? 2। कॉपर में एक और भर गया, बल्कि 2 भर गए, सिर्फ 4s वाला एक रह गया, तो 1 अनपेयर्ड और यहां 0 अनपेयर्ड। तो मैंने कहा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती, डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है। इसलिए अगर मैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाता, मेल्टिंग पॉइंट, तो स्कैंडियम का कम होता, टाइटेनियम का ज्यादा, वेनेडियम का ज्यादा, क्रोमियम का ज्यादा, उसका कम हो गया, मैंगनीज का कम, आयरन का हल्का सा ज्यादा, बट उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। आयरन का, कोबाल्ट का कम, निकल का कम, कॉपर का कम और जिंक का बहुत ही कम। तो क्या हुआ? मिडल तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा और फिर कम हुआ, क्योंकि मिडल तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। मिडल तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, एंड देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला गया। मैंगनीज का एक स्पेशल केस भी है कि ये हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल है, स्टेबल होने से इसका आयरन के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया। इसको डी ब्लॉक में ज्यादा क्लियर करूंगा मैं आपको, अभी तो सिर्फ मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रहा था। ये फुली फील्ड या हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन थोड़ी कम होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम हो गया। अदरवाइज मिडिल ऑफ सीरीज तक इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ। क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, जब कम हुए तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या फर्क, पेयर्ड से क्यों नहीं? देखो बेटा, शादी से पहले बंदा 10 बजे घर आए तो पूछता है क्या है भाई? कोई 11 बजे घर आए कोई पूछता है क्या? 1 बजे घर आ रहा है कोई पूछता है? ठीक, पूरी रात ही नहीं आ रहा है कोई नहीं पूछता है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है ना, जहां मर्जी घूमे, भाड़ में जाए। और जहां कहीं पे भैया शादी हो गई, 10 बजे के बाद घर आए तो बेलन तैयार है ना भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बेसिकली डर नहीं अट्रैक्शन होती है। ठीक, अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बेटे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर आल्सो टाइनी मैग्नेट्स। अगर ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो ऑब्वियसली ये साउथ ये नॉर्थ। तो जब ये पेयर्ड कंडीशन में होते हैं तो ऐसे लाई करते हैं, तो एक तो हल्की सी अट्रैक्शन हो जाती है, पर वो खास बात नहीं है। खास बात क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन के लिए जगह कम हो जाए। देखो बेटा, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। आप जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक, उनको बताया गया होगा जो शेर होते हैं ना, उनके यहाँ पर ये जो मेन होती है ना उसकी, उनके यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड से वो एक कुछ स्पेशल चीज छिड़कते हैं जिसको बोलते हैं फेरोमोन्स, या उनके क्लॉज के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसमें फेरोमोन्स होते हैं, या उनके फीकल मैटर में, फीकल मैटर समझते हैं, पॉटी वॉटी है ना, तो फीकल मैटर जो होते हैं उसमें फेरोमोन्स छिड़कते हैं। तो शेर क्या करता है, जब अपनी बाउंड्री मार्क करता है ना, तो जगह जगह जाकर के अपनी मेन को रगड़ता है, अपने पॉज को रगड़ता है। ठीक है जी, कहीं कहीं पर फीकल मैटर ड्रॉप करता है, उस जगह सारी जगह वो फेरोमोन छिड़क जाते हैं, तो दूसरे शेर को पता लग जाता है दूसरे शेर का एरिया है। समझ में आई? अब मान लो एक जंगल है, उसमें एक ही शेर है, तो वो शेर पूरे जंगल में कहीं मर्जी घूमे, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट। लेकिन अगर मान लो उसी जंगल में 2 शेर रहते, तो उन्होंने अपना अपना एरिया मार्क कर लिया, आधे एरिया में एक शेर, आधे में एक, तो भैया एक ही जंगल के 2 पार्ट बन गए और दोनों की डीलोकलाइजेशन कम कम हो गई। कहां एक शेर ने पूरे जंगल में घूमना था, अब आधा ही जंगल घूम सकेगा। सिमिलरली जब तक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पूरा ऑर्बिटल अवेलेबल है उसकी डीलोकलाइजेशन के लिए, लेकिन पेयरिंग से
डीलोकलाइजेशन का एरिया कम हो जाता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, थोड़ी अट्रैक्शन तो है ही है, बट रिपेल भी करेगा, इसलिए डीलोकलाइजेशन कम हो जाती है। तो एज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेटालिक बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा। मेटालिक बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डीलोकलाइजेशन बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। तो पहली बात है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फटाफट से बोलो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन समझ में आए कि नहीं, खास करके नए वाले बच्चे यस का जवाब देंगे, और अगर नहीं आए तो नो बोलेंगे फटाफट। जल्दी जल्दी, नए वाले बच्चों को मैंने बोला बिल्कुल आपने तो पूरा ख्याल रखना है बच्चे, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछना, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया अच्छा नहीं, वो वाली बात नहीं करने का, है ना। अपने को हर चीज का आंसर चाहिए। सोहिल जी बार बार बोलूंगा क्या, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, बताओ सर नहीं आया, दोबारा बताओ, अपन दोबारा बताएंगे। ठीक, अगर आ गया तो यस लिखने से डरना नहीं, अंगूठा दिखाने से डरना नहीं, मैं नहीं काटता। ठीक, सो एनी हाउ ये पहली बात होगी। पर सर अगर मान लो सर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो तो कैसे देखेंगे स्ट्रेंथ? तो दूसरी बात, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे डीलोकलाइजेशन डिपेंड करती है वो होती है साइज ऑफ कैर्नल। साइज ऑफ कैर्नल, भैया कैर्नल का साइज कितना बड़ा है। अगर कैर्नल बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस बहुत अंदर होगा, और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जो उसके पास से गुजरेगा। अगर कैर्नल छोटा हुआ तो न्यूक्लियस पास होगा, वो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो मतलब यहां पे आ जाएगा दूसरी बात जो हम देखेंगे, स्मॉलर इज द कैर्नल, स्मॉलर इज द कैर्नल, more is the strength of metallic bond, more is the strength of metallic bond, strength of metallic bond। ठीक है जी, स्मॉलर इज द कैर्नल, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जितना छोटा कैर्नल होगा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी मेरे बच्चे। स्मॉलर इज द कैर्नल, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जैसे कल को तुमसे बोल दिया जाए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम मेल्टिंग पॉइंट का लगा दो ऑर्डर, बेटे सभी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम, पर कैर्नल लिथियम का छोटा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज मोर देन सोडियम, व्हिच इज मोर देन पोटाशियम, व्हिच इज मोर देन रुबिडियम, व्हिच इज मोर देन सीजियम। समझ में आई? तो ये दूसरी चीज हो गई जिसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, दैट इज मेटालिक बॉन्ड जो है, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन दूसरी चीज, दैट इज साइज ऑफ कैर्नल। तो more is the unpaired electron, more is the strength of metallic bond, more is the melting point of metallic solid। ठीक, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज ऑफ कैर्नल देख लेने का। इसलिए डाउन टू द ग्रुप जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है क्योंकि कैर्नल बढ़ जाता है। बट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D का 4D से ज्यादा होना ही था। 3D सीरीज पूरी की पूरी जिसमें 3D भरते हैं, फिर 4D सीरीज का कम होना था, नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, लेकिन 5D का इससे ज्यादा है, 5D सीरीज का इससे ज्यादा है। यानी हम ऊपर 3D भरते, फिर 5D, फिर 4D और फिर 5D। अब अकॉर्डिंगली ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बट 5D का मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 4D। व्हाई? बेटा 5D के भरने से पहले बिफोर फिलिंग ऑफ 5D, before filling of 5D, 4F is filled first, 4F is filled first। पहले 4F भरा जाता है,
और 4f भरने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट f इज पुअरेस्ट स्क्रीनर, f सबसे पुअर स्क्रीनर होता है। इसलिए जब 4f भरेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट बिफोर फिलिंग 5d 4f is filled first, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बट होगा क्या, बट screening does not increase much, screening does not increase much, स्क्रीनिंग नहीं बढ़ेगी, और हमारे पास आता है Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, Z न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने बोला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, बट स्क्रीनिंग इतनी नहीं बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी, तो Z इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है 5d का, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है भाई। इसको ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक में, बट अभी आइडिया होना चाहिए कि 5d का हमारे पास ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है देन 4d। ठीक, क्यों? क्योंकि 5d को भरने से पहले 4f भरते हैं, 4f पुअरेस्ट स्क्रीनर होते हैं, f बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं करते, छुपाते नहीं है, तो क्या होगा, Z तो भरेगा, नीचे जाओगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसका इंक्रीज कम होगा, तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, सो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज मोर। बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? जल्दी जल्दी बोलने का बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, व्हाट हैपेंड इन ऑल दिस केस, कि हमारा जो मेटालिक बॉन्ड था, मैंने कहा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन डीलोकलाइजेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द फैक्टर नंबर 1 on which metallic bond strength depends, factor number 1 on which metallic bond strength depends, number of unpaired electrons, and the factor number 2 is size of kernels। ठीक, ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर अपनी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और साइज ऑफ कर्नल बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मेटालिक सॉलिड में कर्नल क्या होते हैं? मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आ गया कर्नल क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या। मेटल का मॉडल क्या, ये क्लियर हो गया होगा कि मेटल का मॉडल किसको बोलते, कैसे होता है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ मेटल, आई थिंक सो आई मेड इट क्लियर। ठीक, उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ बताई मेटालिक बॉन्ड की, बोला स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, साइज ऑफ कर्नल ज्यादा होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इस तरह से मैंने ये दो ऑर्डर्स आपको बताने की कोशिश की है। ठीक, अब चलते हैं मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पे। मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज of metallic solids। अब अपन मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हैं। देखो बेटा, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि मेटालिक बॉन्ड, और इसमें डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्ड हार्ड भी हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, सो दे कैन बी सॉफ्ट टू हार्ड, हैविंग
a wide range of melting point, wide range of melting points. किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम भी होगा, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा भी होगा। जैसे सीजियम है, सीजियम का मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है 33 डिग्री। सीजियम को हाथ में पकड़ो लिक्विड हो जाता है, और बेंच पे रखो सॉलिड हो जाएगा। इट्स लाइक सिल्क चॉकलेट है। क्लियर? तो बेसिकली ये हार्ड टू सॉफ्ट हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की भी रेंज उसकी अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ये पहली बात हमारे पास समझ में आई। अब जो दूसरी बात हमारे को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, दे आर गुड कंडक्टर इन देयर सॉलिड फेज इटसेल्फ। गुड, they are good conductors, they are good conductors in their solid phase। भैया ये सॉलिड फेज में ही गुड कंडक्टर हो गए, ठीक? क्योंकि अब हम इसका मॉडल पढ़ लिए कि ये कैर्नल कैर्नल कैर्नल, ज्यादा नहीं बनाते, छोटा सा ही मेटल बनाते भाई, ये कैर्नल है, ठीक? So these are mobile electrons, these are mobile electrons, mobile electrons, mobile electrons, mobile electrons, mobile, ठीक? अब बाहर से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आया, या मान लो यहां मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहां मैंने नेगेटिव टर्मिनल लगाया। अब पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा तो भैया यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां वाला यहां आया तो यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला यहां गया तो यहां वाला यहां चला गया होगा, यहां वाला यहां गया तो यहां आ गया होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया होगा। एक साइड से इलेक्ट्रॉन आया, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इसलिए दे आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड फेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए they are good conductor in solid phase। तो पहली बात हो गई, they are very good conductor in their solid phase, ठीक है जी। तीसरी बात, जो मेटल्स होते हैं they are malleable और ductile। metals are malleable and ductile, metallic solids are malleable and ductile। Now what that is malleable? Malleable का मतलब होता है which can be beaten into the sheets, beaten into the sheets, जिसकी हम sheets बना सकते हैं। और ductile क्या होता है? which can be drawn into the wires, drawn into the wires, जिसकी wires बना सकते हैं, which can be drawn into the wires। So that is called as ductile and malleable, which is beaten into the sheets, ठीक? Now how this would be possible? ऐसा क्यों होता है? वो malleable और ductile क्यों होते हैं? देखो बेटे, हमारे पास ये मेटल था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये एक मेटल था। और यहां हमारे अनीश भैया खड़े थे, और अनीश भैया के हाथ में थी एक हथौड़ी। अनीश भैया ने इधर हथौड़ी मारी, तो जब हथौड़ी मारी तो अगले वाली लेयर आगे चले गई होगी, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है जी, नीचे वाली लेयर तो अभी यहीं पर है, ठीक, अगली वाली लेयर ये आगे चले गई, यहां ये आगे गया तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाली लेयर थोड़ी डिस्प्लेस हो गई। पहले ये सारा का सारा मेटल था, अब ये लेयर थोड़ी डिस्प्लेस हो गई। अब डिस्प्लेस होते ही पॉजिटिव के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव, और नेगेटिव के ऊपर क्या आ गया बेटा जी? नेगेटिव। तो यहाँ रिपल्शन हो जाएगी कि नहीं? यहाँ रिपल्शन हो जाएगी। अब ये पीछे तो जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पीछे अनीश भैया है।
तो पीछे तो जा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे, आगे जाएंगे। ऐसे एक शीट दूसरे के ऊपर स्लिप करती चले जाएगी, एक शीट दूसरे के ऊपर से स्लिप करती चले जाएगी, ऐसे एक के ऊपर एक शीट बनती चली जाएगी। बेटा आफ्टर ऑल यहां पे इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो आसानी से टूटेंगे नहीं, बस शीट स्लिप करती चले जाएंगी, यहां पे आगे टूटेंगी ज्यादा आसानी से नहीं, इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और डक्टाइल, अब क्या है कि उत्कर्ष भैया को आगे खड़े कर देते, इधर हमारे पास क्या थे, इधर हमारे पास अनीश भैया थे, इधर उत्कर्ष भैया, उसने आगे से खींचना शुरू कर दिया, उसकी आदत ही खींचने की है ना, तो उसने आगे से खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ से खींचा 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 खींचा, खींचते हुए उसने उसकी वायर ही बना डाली। समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बोलो क्लियर मेरे बच्चों? उत्कर्ष को सबसे पहले क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। अब देखो बेटे अगली बात, चौथी बात हमारे पास रहेगी, जब हम फोर्थ बात की बात करेंगे, बचपन में एक आवाज हमारे मन मस्तिष्क को खुश करके रख देती थी, मजा आ जाता था वो आवाज सुन के। कौन सी आवाज है भाई? कौन सी आवाज सुन के सबसे ज्यादा मजा आता था? स्कूल बेल, है ना भाई? जब स्कूल बेल बजती थी, अरे छुट्टी हो गई भागो, है ना? अब तो उसको भी मिस करते होंगे, ठीक। सो क्या होते हैं कि मेटल जो होते थे सोनरस, इनकी आवाज निकलती है बेटा, तो मेटल्स आर सोनरस, मेटल या मेटालिक सॉलिड्स आर सोनरस, यानी दे प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। मेटालिक सॉलिड दे प्रोड्यूस साउंड, दे आर सोनरस, ठीक। तो सोनरस है, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते होंगे साउंड? क्या रीजन होता होगा कि साउंड को प्रोड्यूस करते होंगे बेटा? बिकॉज कैर्नल एक दूसरे के साथ रब करते हैं। हम टीन को ऐसे करते हैं ना, तो कड़र 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 आवाज आती है ना, क्यों? क्योंकि जब टीन को ऐसे मोड़ते तो एक कैर्नल दूसरे के ऊपर आए मर गया आवाजें करता है ना भाई, समझ में आई? सो दैट इज कॉल्ड एज टिन क्राई, दैट इज कॉल्ड एज टिन क्राई। बिल्कुल, एटम्स एक दूसरे पे, हमारे कैर्नल एक दूसरे पे स्ट्राइक करते हैं, रब करते हैं, तो ड्यू टू रबिंग ऑफ कैर्नल्स ओवर ईच अदर, रबिंग ऑफ कैर्नल्स ओवर ईच अदर, एक कैर्नल की रबिंग की वजह से हमारे मेटल्स आर सोनरस, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेरे को लगता है बात समझ में आती है कि पिछली भी चली जाती है, ठीक। अगली बात, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर लस्टरस, यानी इनके ऊपर चमक होती है, मेटल्स के ऊपर चमक होती है। दे समवट ग्लो व्हेन लाइट इज, जब लाइट उसके ऊपर डाली जाए तो ग्लो करते हैं। तो मेटल आर लस्टरस। व्हाई मेटल्स आर लस्टरस? क्या वजह है मेटल लस्टरस होती है? दैट इज ड्यू टू ऑसिलेशन of kernels, oscillation of kernels on their mean positions, on their mean positions, oscillation of kernel on their mean positions, mean position पे kernel में oscillation हो जाए, oscillation of kernel on their mean position। जब इसके ऊपर लाइट डाली, ठीक है, ये था हमारे पास मेटल, तो मैंने इसके ऊपर लाइट डाली, ठीक, ये लाइट डली, तो कैर्नल को लाइट मिली, कैर्नल तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो सिर्फ ऐसे से ही करते हैं ना, सिर्फ ऑसिलेट ही करते हैं, है ना भाई? डिस्को डांस, आय मर गया, आय मर गया, आय मर गया, लाइट पड़ी ना भाई, तो गर्मी लगी, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, मूव तो कर नहीं सकते, अपनी जगह पे ही बेचारे ऐसे से हिलेंगे और एनर्जी को बाहर फेंकेंगे,
जो उनके ऊपर पड़ेगी वो एनर्जी बाहर आएगी, चमक दिखाई देगी, तो मेटल आर लस्ट्रस। तो मेटल की हर एक प्रॉपर्टी आसानी से हमने एक्सप्लेन कर दी। अभी फटाफट बोलो, मेटल की हर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुई कि नहीं हुई? यस और नो? ओके, आज की कहानी बेटे हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा हमारा तारतम्य बन जाए। ठीक, बेसिकली क्या है,